तो बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हमको डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड सेकंड, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो उसमें से फर्स्ट टाइप अपन डिस्कस कर रहे हैं, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। मतलब डिस्पर्शन तो होगा, स्क्रीन पर आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देगा पर डेविएशन नहीं होगा। आपको मालूम है प्रिज्म पर जब रे इंसिडेंट होती है तो दोनों चीजें होती है, डेविएशन भी होता है, रे अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है टुवर्ड्स स्पेस, मतलब डेविएशन भी होता है, और साथ में आपको स्पेक्ट्रम भी मिलता है। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट स्पेक्ट्रम देखना है, डेविएशन नहीं हो, तो फिर उसको अपन बोलते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इसके लिए बच्चों दो प्रिज्म यूज किए जाते हैं, एक क्राउन ग्लास प्रिज्म होता है और एक फ्रेम ग्लास प्रिज्म होता है। जो क्राउन ग्लास प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, येलो रे के लिए म्यू बाय, और फ्रेम ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बाय डैश। तो यहाँ पर ये दोनों प्रिज्मों को इस तरीके से रखा जाता है। क्राउन ग्लास प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और फ्लिंट ग्लास का सपोज ए डैश। तो जो व्हाइट रे है वो फर्स्ट प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है। फर्स्ट प्रिज्म इसको 7 कलर्स में स्प्लिट करता है, ये वॉयलेट से लेकर रेड तक। सेकंड उन्हीं को जो है टुवर्ड्स बेस डेविएट कर देता है। तो ये रेड कलर यहाँ और वॉयलेट यहाँ, और ये है मीन रे, येलो रे। ये रे इस तरीके से जाती है कि इसका डायरेक्शन इंसिडेंट रे के पैरेलल होता है। यदि मीन रे का डायरेक्शन इंसिडेंट रे के पैरेलल है तो नेट डेविएशन 0 माना जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। नेट डेविएशन 0 लेकिन डिस्पर्शन है, स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है। तो इसके लिए यदि आपके पास में क्राउन ग्लास प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म ए है तो फ्लिंट ग्लास प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होना चाहिए, पहले ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमको मालूम है यदि दो प्रिज्म से टोटल डेविएशन की बात करोगे, येलो रे के लिए, मीन रे के लिए, तो नेट डेविएशन डेल नेट इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। डेल 1 एंगल ऑफ डेविएशन for first prism for crown glass prism, del 2 angle of deviation by flint glass prism for yellow ray। तो नेट डेविएशन del 1 की वैल्यू हमने रख दी, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू ए, del 2 म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, वाई का मतलब फॉर येलो रे। लेकिन हमको मालूम है नेट डेविएशन तो 0 हो रहा है, जो येलो रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल है, तो नेट डेविएशन हम क्या बोलेंगे, 0। अब बच्चों नेट डेविएशन यदि 0 हमने बोला है तो इस कंडीशन में यहां 0 रख दीजिए, तो ये जाएगा 0 इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। इसको ट्रांसफर कर दीजिए या इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो कुल मिलाकर आ जाएगा म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। देयरफॉर ए डैश इज इक्वल टू माइनस म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू वाई डैश माइनस 1। ये कंडीशन आती है। इसका मतलब है कि यदि आपको क्राउन ग्लास प्रिज्म के लिए, येलो रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के लिए, मीन रे के लिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, क्राउन ग्लास प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता है, तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन कंडीशन के लिए जो फ्लिंट ग्लास प्रिज्म है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होना चाहिए वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए क्राउन ग्लास प्रिज्म 30 डिग्री है, यहाँ आपने ए की वैल्यू 30 रख दी, म्यू वाई की वैल्यू, म्यू वाई डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको सॉल्व किया और मान लीजिए 41 डिग्री आया, तो इसका मतलब क्राउन ग्लास प्रिज्म के साथ में आपको जो फ्लिंट ग्लास प्रिज्म में 41 डिग्री का रखना होगा, उससे डिस्पर्शन तो मिलेगा पर डेविएशन नहीं होगा। तो बच्चों ये अपन इससे एंगल ऑफ प्रिज्म पता कर लेते हैं कि यदि क्राउन ग्लास प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म ए है तो फ्लिंट ग्लास के लिए क्या होना चाहिए। अब इस कॉम्बिनेशन से नेट डिस्पर्शन कितना होगा यदि वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्लियर है, नेट डिस्पर्शन इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन बाय फर्स्ट प्रिज्म प्लस एंगुलर डिस्पर्शन बाय सेकंड प्रिज्म। एंगुलर डिस्पर्शन आपको पता है, फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए, थीटा 2 म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इनटू ए डैश। व्हाट इज म्यू वी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट रे फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म, और सेम ये किसके लिए? फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के लिए। फिर म्यू आर एंड म्यू आर डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर फॉर क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास रिस्पेक्टिवली। ए एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म, ए डैश फॉर फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। लेकिन ए डैश की वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ए डैश की वैल्यू तो सामने माइनस साइन था वो यहां मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस इनटू माइनस माइनस। डेफिनेटली इस पूरे कंप्लीट में से म्यू y माइनस 1 इनटू a को कॉमन निकाल लीजिए। तो a तो यहां था तो कॉमन निकल गया, लेकिन इसमें म्यू y माइनस 1 नहीं है इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस यहां क्या बचेगा? म्यू v डैश माइनस म्यू r डैश अपॉन म्यू y डैश माइनस 1। तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू म्यू y माइनस 1 इनटू a इनटू ये क्या लिखा हुआ है? डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म, और ये क्या लिखा है? डिस्पर्सिव पावर फॉर फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसलिए ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, तो ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ये हो गया नेट डिस्पर्शन। आप चाहें तो आप समझ सकते हैं, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म, डेल वाई ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। आप चाहें तो यहां से ओमेगा को कॉमन निकाल लें, तो डेल 1 ओमेगा इनटू इन ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा। यहां पर इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं थीटा 1, क्योंकि आपको पता है डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन एंगल ऑफ डेविएशन। तो यदि इसका मतलब यदि डेल को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल इनटू ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, तो इसकी जगह थीटा 1 एंगुलर डिस्पर्शन फॉर फर्स्ट प्रिज्म, और फर्स्ट प्रिज्म क्या है? क्राउन ग्लास, तो ये भी फॉर्मूला होता है। तो ये हमने देखा डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। बच्चों मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूं ताकि आप वीडियो को पॉज करके पूरा देख सके। तो अभी अपन ने देखा डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। सेकंड जो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, उसको अपन बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। सेकंड कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन।
डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब नेट डेविएशन तो होगा पर डिस्पर्शन नहीं होगा। इसके लिए भी बच्चों हम दो प्रिज्म लेते हैं, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, उनको सेम उसी तरीके से रखते हैं कि उनके एंगल ऑफ प्रिज्म एक दूसरे के अपोजिट रहे, एक का ए तो दूसरे का ए डैश। ये मान लीजिए क्राउन ग्लास प्रिज्म और ये हो गया फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। अब वाइट रे आएगी, नेट डेविएशन तो होगा, मतलब डिस्पर्शन विदाउट डिस्पर्शन। तो फर्स्ट प्रिज्म क्या करेगा, 7 कलर्स में स्प्लिट करेगा और डेविएट भी करेगा, यहाँ स्क्रीन है। सेकंड प्रिज्म इन्हीं कलर्स को एक्यूमुलेट कर देगा और फाइनली रे ऐसी जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि स्क्रीन पर आपको 7 कलर्स नहीं दिखाई देंगे, मतलब डिस्पर्शन कितना हो गया, 0। और आपको क्लियर दिख रहा है कि जो रे है अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुई है, मतलब यहाँ डेविएशन तो हुआ है पर डिस्पर्शन 0 है। तो इसके लिए यदि आपको क्राउन ग्लास प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म पता हो तो फ्लिंट ग्लास का एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होना चाहिए ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मालूम है विदाउट डिस्पर्शन मतलब नेट डिस्पर्शन 0, तो डिस्पर्शन नेट डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्शन बाय फर्स्ट प्रिज्म प्लस एंगुलर डिस्पर्शन बाय सेकंड प्रिज्म। अब नेट डिस्पर्शन तो एंगुलर डिस्पर्शन बाय फर्स्ट प्रिज्म क्या बोलेंगे आप, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, और थीटा 2 क्या बोलेंगे, म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ऑफ ए डैश। एंगुलर डिस्पर्शन की वैल्यू रख दी मैंने, फर्स्ट फॉर क्राउन ग्लास और सेकंड फॉर फ्लिंट ग्लास। तो डेफिनेटली हमको मालूम है, यहाँ क्लियर दिख रहा है, नेट डिस्पर्शन कितना है 0, तो 0 यहां रख दीजिए। तो ये जाएगा 0 इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ऑफ ए डैश। अब ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये जाएगा म्यू बी माइनस म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ऑफ ए। फाइनली ए डैश इज इक्वल टू -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस जाएगा और ये माइनस, माइनस म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश। यहाँ माइनस साइन का मतलब है कि जो सेकंड प्रिज्म है फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्राउन ग्लास के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होना चाहिए, इसलिए हमने इन्वर्टेड रखा हुआ है। फर्स्ट प्रिज्म यदि सीधा है तो सेकंड वाला उल्टा है, माइनस साइन का मतलब ये। और सेकंड प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। म्यू बी की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट रे फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म, म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म, म्यू बी डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट फॉर फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, म्यू आर डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड फॉर फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, और एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म। इसको सॉल्व करके हम ए डैश निकाल लेंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास क्राउन ग्लास प्रिज्म एक ही था, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म था 30 डिग्री और आप चाहते थे ये कॉम्बिनेशन, तो इसके लिए फ्लिंट ग्लास प्रिज्म कितने एंगल ऑफ प्रिज्म का होना चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, एक की वैल्यू 30 और बाकी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए इसको सॉल्व करने से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 36 डिग्री।
तो इसका मतलब ग्राउंड ग्लास के साथ में जो अटैच करना पड़ेगा आपको फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, वो 36 डिग्री वाला रखना पड़ेगा। और जब आप इनको कंबाइन कर देंगे तो यहाँ से टॉर्च रे डालेंगे, वो रे जब यहाँ से निकलेगी तो उसमें केवल डेविएशन होगा और डिस्पर्शन नहीं होगा। अब नेट डेविएशन कितना होगा? नेट डेविएशन तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल नेट इज इक्वल टू del 1 plus del 2. Del 1 angle of deviation by first prism, del 2 angle of deviation by for yellow ray by second prism. क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन जब हम देखेंगे तो मीन रे का देखेंगे, तो यहाँ पर डेल नेट, अब ये डेल 1 हो जाएगा म्यू वाई -1 into a, और ये हो जाएगा म्यू वाई डैश -1 into a डैश। तो डेल नेट म्यू वाई -1 into a प्लस म्यू वाई डैश -1 into a डैश। a डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर into a डिवाइडेड बाय म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश। अब आपके सामने है डेल नेट इज इक्वल टू, आप चाहे तो यहाँ म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए को कॉमन निकाल लें, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर ए था कॉमन निकल गया, पर म्यू बी माइनस म्यू आर नहीं था, तो आपको म्यू वाई माइनस 1 इसको डिवाइड करना पड़ेगा म्यू बी माइनस म्यू आर से, और यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए कॉमन निकल गया, तो यहाँ इक्वल बचा है आपका म्यू वाई डैश माइनस 1 अपॉन म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश। लगभग सेम स्टेप्स है। तो डेल नेट, इसको आप चाहें तो आप बोल सकते हैं एंगुलर डिस्पर्शन फॉर फर्स्ट प्रिज्म θ1, और यहां पर इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा डैश। ओमेगा डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म, ओमेगा डैश डिस्पर्सिव पावर फॉर फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। फिर नेट डेविएशन इज इक्वल टू θ1 ओमेगा कॉमन निकाल दो, 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन डेल वाई, इसका मतलब डेल वाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा। मतलब यहां आप देखिए तो ये आ रहा है आपका नेट डेविएशन, तो यहां पर इसकी जगह लिख सकते हैं डेल 1 एंगल ऑफ डेविएशन फॉर फर्स्ट प्रिज्म 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, या ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 भी कर सकते हो आप। मैंने यहाँ पर ओमेगा किसके लिए लिया है? डिस्पर्सिव पावर फॉर फर्स्ट प्रिज्म, और ओमेगा डैश किसके लिए लिया? डिस्पर्सिव पावर फॉर सेकंड प्रिज्म। तो ये फॉर्मूला होगा नेट डेविएशन का। एक तो ये, और एक आप ये भी याद कर सकते हैं। तो ये देखा बच्चों हमने कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। मैं बोर्ड के सामने से हट गया था, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट मुझे जो डिस्कस करना है वो टॉपिक बोर्ड पर है, रियल एंड वर्चुअल स्पेक्ट्रम, प्योर एंड इम्प्योर स्पेक्ट्रम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम एंड रेनबो। ये सभी टॉपिक समझने के हैं, समझिएगा। समझने के बाद आप इजीली नोट्स लिख सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन रियल एंड वर्चुअल स्पेक्ट्रम,
बच्चों रियल स्पेक्ट्रम बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने रियल इमेजेस देखा है। हमने देखा रियल इमेजेस स्क्रीन पर फॉर्म होने वाली जो इमेजेस होती हैं, दोज इमेजेस व्हिच कैन फॉर्म ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेज। चाहे वो स्फेरिकल मिरर से बन रही हो, चाहे वो लेंस से बन रही हो। बिल्कुल ऐसे ही यदि प्रिज्म से स्पेक्ट्रम आप स्क्रीन पर बनाते हैं तो ऐसे स्पेक्ट्रम को आप बोलते हैं रियल स्पेक्ट्रम। मतलब सिंपल सी बात है बच्चों कि आपने यहां पर प्रिज्म रखा और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट या सोर्स है, सोर्स से रेज आती है, प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रही है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है और स्क्रीन पर आपको स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है वॉलेट से लेकर राइट तक। इस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे रियल स्पेक्ट्रम। रियल स्पेक्ट्रम हमेशा स्क्रीन पर फॉर्म होते हैं। रियल स्पेक्ट्रम हमेशा स्क्रीन पर फॉर्म होते हैं। रियल स्पेक्ट्रम हमेशा ऑब्जेक्ट या सोर्स के अपोजिट साइड होते हैं। रियल स्पेक्ट्रम में हमेशा बॉटम मोस्ट कलर वॉयलेट होता है, टॉप मोस्ट कलर रेड होता है। ये सब रियल स्पेक्ट्रम की है। इन स्पेक्ट्रम को हम हर उस जगह से देख सकते हैं जहां से हमको स्क्रीन दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आप इसी की जगह पर, स्क्रीन की जगह पर आप खुद खड़े हो जाएं, मतलब आपने यहां पर सोर्स ऑब्जेक्ट को रखा, बीच में प्रिज्म रखा और फिर आप प्रिज्म से जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है उसको आप देख रहे हैं। मतलब स्क्रीन पर नहीं बन रहा है, केवल आप उसको देख रहे हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं वर्चुअल स्पेक्ट्रम। इसमें निश्चित रूप से ये जो वॉयलेट रे है आपको यहां से आती हुई अपीयर होगी और रेड रे यहां से आती हुई अपीयर होगी। इसका मतलब वॉयलेट जो है वो आपको टॉप पर दिखाई देगा और रेड जो है वो बॉटम पर। ऐसे स्पेक्ट्रम जो है उनको हम बोलते हैं वर्चुअल। ये वर्चुअल स्पेक्ट्रम हमेशा उस साइड फॉर्म होते हैं जिस साइड सोर्स होता है और सोर्स के अपोजिट साइड से देखा जाता है। इसमें टॉप मोस्ट कलर वॉयलेट और बॉटम मोस्ट कलर रेड होता है। इसको पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन से आप देख सकते हैं, जहां से ये रिफ्रैक्टेड रे निकल रही थी आपको वहीं पर खड़ा होना पड़ेगा, तभी आपको वो रेज दिखाई देगी, स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो ये फर्क है रियल स्पेक्ट्रम और वर्चुअल स्पेक्ट्रम में। अच्छा, जैसा मैंने आपको समझाया है रियल एंड वर्चुअल, बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट है प्योर एंड इम्प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम आप किसको बोलेंगे और इम्प्योर किसको बोलेंगे? तो बच्चों पहले अपन देख लेते हैं इम्प्योर। यदि आप यहाँ पर सोर्स रखते हैं और इस सोर्स से रेज आती है, तो जैसे मैंने मान लीजिए आपको समझाने के लिए मात्र 2 इंसिडेंट रे ली है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, सोर्स से कई रेज इंसिडेंट होंगी और जितनी रेज इंसिडेंट होंगी सबका डिस्पर्शन होगा। अभी फिलहाल मैं केवल 2 का समझा रहा हूं, पर प्रैक्टिकली तो बहुत सारी जो रेज हैं, जितनी रेज इंसिडेंट होंगी सबका होगा। तो इससे भी 7 कलर्स स्प्लिट होंगे, यहाँ भी 7 कलर्स स्प्लिट होंगे, यहाँ भी ये कलर वॉयलेट होगा और ये कलर रेड होगा, यहाँ पर ये कलर वॉयलेट होगा और ये रेड होगा। यहाँ आपने स्क्रीन रख दिया, आपको क्लियर हो गया कि इतने पोर्शन में कलर्स क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे इम्प्योर स्पेक्ट्रम, जिसमें जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं जिसमें कलर्स ओवरलैप हो जाते हैं उनको बोलते हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम। लेकिन यदि आपको सेपरेट
स्पेक्ट्रम में सेपरेट सेपरेट कलर दिखाई दे तो नो डाउट आप उसको बोलेंगे प्योर स्पेक्ट्रम। पर प्योर स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा आपको, तो उसके लिए कंडीशंस हैं। प्योर स्पेक्ट्रम के लिए आपको सबसे पहले यहां पर एक कॉन्वर्जिंग लेंस रखना पड़ेगा और आपको सोर्स जो रखना पड़ेगा वो इस कॉन्वर्जिंग लेंस के फोकस पर। तो यहां से जब रेज इंसिडेंट होंगी निश्चित रूप से कॉन्वर्जिंग लेंस जब निकलेंगी तो आपस में पैरेलल होंगी। अब ये पैरेलल रेज जब यहां इंसिडेंट होंगी तो 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, ये वॉयलेट से लेकर रेड तक और इस पे भी ये वॉयलेट से लेकर रेड तक। अब ये वॉयलेट कलर निकला, ये वॉयलेट रे निकली, ये भी वॉयलेट है, ये रेड है, ये रेड है। ये दोनों कलर यहां पर मिक्स हो सकते थे लेकिन हमने यहां पर एक कॉन्वर्जिंग लेंस और रख दिया। हमको मालूम है अलग अलग कलर्स के लिए फोकल लेंथ फोकस अलग अलग होता है, तो निश्चित रूप से यहां पर स्क्रीन पर जब है रेड कलर तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर फोकस होगा और रेड जो है रेड एक जगह पर और वॉयलेट जो है वो एक जगह पर। इस तरीके से आपको स्क्रीन पर 7 कलर्स स्प्लिट दिखाई देंगे, अलग अलग कलर्स ओवरलैप नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है बच्चों, इसमें जो प्रिज्म है वो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में होना चाहिए। तो यदि अपन इस तरीके से अरेंजमेंट रखते हैं तो हमको स्क्रीन पर प्योर स्पेक्ट्रम मिलता है जिसमें 7 कलर्स पूरे सेपरेट सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, साइंटिस्ट रेले ने बताया अकॉर्डिंग टू रेले इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट it is inversely proportional to 4th power of wavelength of light। मतलब I it is inversely proportional to lambda to the power 4। मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। हमको मालूम है वॉयलेट से रेड तक जो कलर्स हैं उनमें सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। स्वाभाविक है यदि वॉयलेट के लिए वेवलेंथ सबसे कम है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, वो कलर सबसे ज्यादा बिखर जाएगा। जबकि रेड कलर उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इसलिए उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग सबसे कम होगी, वो कलर सबसे कम बिखरेगा, कंसंट्रेट होकर हमको दिखाई देगा। तो यही रीजन है बच्चों कि जो रेड कलर है वो कंसंट्रेट रहता है, उसकी स्कैटरिंग नहीं होती है, इसलिए हमको वो कलर दूर से दिखाई देता है। इसलिए कभी भी देखो स्क्वायर्स वगैरह पर जो सिग्नल्स होते हैं, स्टॉप के जो सिग्नल्स होते हैं या व्हीकल्स में आप देख लीजिए जो ब्रेक लगाने पर इंडिकेटर्स होते हैं उनमें रेड कलर यूज किया जाता है ताकि कोई दूर से आ रहा है तो उसको क्लियर दिखाई दे। जहां भी एक्सप्लोजन हो रहा होगा वहां पर रेड कलर के फ्लैग लगा दिए जाते हैं। यदि आप फैशन डिजाइनर्स को कभी देखें तो उन लोग भी रेड कलर को काफी यूज करते हैं क्योंकि वो कलर हाईलाइट होकर दिखता है। वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटरिंग हो जाता है, डल दिखाई देगा।
तो यही रीजन है, क्योंकि वेवलेंथ आप मेरे ख्याल से समझ गए हैं। यदि कभी आप देखें सनराइज होता है, सनसेट होता है, उस वक्त आपको सन रेडिश दिखाई देता है। उसका रीजन भी यही है कि बाकी सब कलर्स जो हैं उनकी स्कैटरिंग हो जाती है। रेड जो है उसकी चूंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो वही अब तक पहुंच पाता है और हमको वो रेडिश दिखाई देता है। यदि अपन देखें जो जहां पर डार्क रूम्स होते हैं, जहां फोटोग्राफी जैसे एक्सरे फिल्म वगैरह वॉश की जाती हैं, वहां रेड कलर के बल्ब यूज किए जाते हैं। तो ये है बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट मुझे डिस्कस करना चाहिए टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो spectrums are classified in two types. First, emission spectrum, emission, और second absorption spectrum, emission and second absorption. फिर ये जो emission spectrum है इसके दो टाइप है, लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम। सॉरी, एमिशन स्पेक्ट्रम इसके थ्री टाइप्स है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, लाइन एंड बैंड। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसके दो टाइप हैं, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसी से रिलेटेड है फ्रॉम आवर लाइंस। तो एक्चुअली में बच्चों इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं। एमिशन स्पेक्ट्रम तब होता है जब सब्सटेंस अपनी इनकैंडेसेंट स्टेट में होता है। जब आप जैसे सोडियम है उसको आप बंद कर दें, जला दें, जब इनकैंडेसेंट स्टेट में है, तो ये मान लीजिए सोडियम है, यहां पर आपने प्रिज्म रखा और यहाँ स्क्रीन। तो जब आप यहाँ पर सोडियम को बर्न करेंगे उससे जो रे है वो प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी और निश्चित रूप से यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। 7 कलर्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, वॉयलेट से लेकर रेड तक। ये जो स्पेक्ट्रम है इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। जब कोई सब्सटेंस अपनी इनकैंडेसेंट स्टेट में होता है, जलने की पोजीशन में होता है, उससे जब रेज निकलती हैं और उसको जब अपन प्रिज्म से पास करते हैं तो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। जबकि इसी सोडियम को हम बर्न करें और इससे रे जब निकल रही है और एक ग्लास ट्यूब रख दे बीच में जिसमें हम सोडियम वेपर फिल कर दें, वेपर मतलब यहां सोडियम को जला रहे हैं, उससे जो रे निकल रही है उसको सोडियम वेपर से ही पास कर रहे हैं और फिर ये रे जाकर प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है। फिर आप स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम देखें तो अब जो स्पेक्ट्रम होगा उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो दोनों में क्या फर्क आया? बहुत बड़ा फर्क है बच्चों। जब यहां पर सोडियम वेपर नहीं थी और जब आपने सोडियम को बर्न किया था और यहां से रे प्रिज्म पर इंसिडेंट होकर जब आपने स्पेक्ट्रम देखा, तो साइंटिस्ट ने देखा, जब पावरफुल माइक्रोस्कोप से इसको देखा तो जो येलो रीजन था, येलो, उस रीजन में इनको 2 ब्राइट लाइंस दिखाई दी, ब्राइट लाइंस येलो रीजन में।
ये जो ब्राइट लाइंस हैं उनको नेम किया हमने D1 D2। इनकी जब वेवलेंथ मेजर की तो वो होती 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन क्वांटिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सोडियम को जब बर्न किया उस रे ब्रिज पर इंसिडेंट की और जब स्पेक्ट्रम देखा तो उस स्पेक्ट्रम में येलो रीजन में 2 लाइंस दिखाई दी। इनकी जब वेवलेंथ मेजर की गई तो वो आती है 5890 एंगस्ट्रॉम और सेकंड की 5896 एंगस्ट्रॉम। इससे क्या फायदा है देखो, अब सेकंड वाली कंडीशन में सोडियम को बर्न किया, यहां ग्लास ट्यूब है जिसमें सोडियम वेपर है। अब इससे जब ये रे पास हुई, प्रिज्म से पास हुई, स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम देखा गया तो इसी येलो रीजन में ब्राइट लाइंस की जगह पर डार्क लाइंस दिखाई देने लगी। वेवलेंथ सेम है पर ब्राइट की जगह पर डार्क। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम वेपर ने जो लाइंस थी, जो वेव्स थी, जिनको बर्न होने पर वो एमिट कर रहा था, लो टेम्परेचर पर सेम वेवलेंथ की वेव्स को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए ब्राइट स्ट्रिप्स की जगह आपको ब्लैक स्ट्रिप्स दिखाई देने लगी। अब इससे क्या फायदा हुआ, ये जो ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही है ना, इनको बोलते हैं फ्राउनहोफर लाइंस। तो इसी के बेसिस पर आप समझे बच्चों क्या है कि शुरू में सन में कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल हैं, ये सोचो कैसे पता किया गया। इन्हीं ब्लैक लाइंस के बेसिस पर केमिस्ट्री में जितने आपके एलिमेंट्स, न्यू एलिमेंट्स की रिसर्च हुई है वो सब स्पेक्ट्रम के बेसिस पर हुई है। देखो जो सन है वहां से जो रेज आ रही हैं उनको जब आप प्रिज्म से पास करते हैं और जब स्क्रीन पर आप स्पेक्ट्रम देखेंगे तो आपको 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं। शुरू में सन के स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम माना गया, लेकिन बाद में जब उसी स्पेक्ट्रम को पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो बहुत सारी ब्लैक लाइंस दिखाई दी। स्टार्टिंग में 720 करीब थी जिनको फ्राउनहोफर लाइंस बोलते हैं। अब उसमें से मान लीजिए येलो रीजन में 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं। कौन सी, D1 D2 जो सोडियम के केस में थी, 5890 एंगस्ट्रॉम की और 5896 एंगस्ट्रॉम की। मान लीजिए ऐसी 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि इसका मतलब सन में सोडियम वेपर जो है वो अवेलेबल है। देखो सन में 3 पार्ट होते हैं, एक सेंटर पार्ट 4 पार्ट, उसके अराउंड फोटोस्फीयर, उसके अराउंड क्रोमोस्फीयर। तो हमको मालूम है कि ये पूरा का पूरा जो है सन में इसके अराउंड पूरा यहाँ पर गैसेस जो है वो वेपर फॉर्म में है। अंदर जो है वो बर्निंग प्रोसेस हो रही है। यहां से जो रेज निकलती होंगी वो जब सोडियम वेपर होगी यदि उससे पास हो रही हैं, इसीलिए तो यहाँ पर येलो रीजन में वही लाइंस दिखाई दे रही जो सोडियम वेपर में दिख रही थी। जो हमने प्रैक्टिकली सोडियम वेपर में देखी वो लाइंस भी यहाँ भी दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब सन के अराउंड सोडियम वेपर जो है वो अवेलेबल है, मतलब सोडियम अवेलेबल है। ऐसे ही जब आप हीलियम का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो रेड रीजन में आपको 3 लाइंस दिखाई देती हैं।
इसी तरीके से सन का स्पेक्ट्रम देखते हैं, उसमें भी रेड रीजन में वही लाइन, सेम वेवलेंथ की लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब वहां पर कौन सी हीलियम जो है वो भी अवेलेबल है। तो किसी सन में कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल हैं, या किसी प्लेनेट में कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल हैं, या किसी न्यू एलिमेंट की रिसर्च, ये सब स्पेक्ट्रम के बेसिस पर की जाती है। आप सोचे ना, शुरू में क्या जो आपकी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं सबके एक्चुअली में क्या देखे गए, स्पेक्ट्रम, और उनके स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेवलेंथ वाली वेव्स वो एमिट करता है वो सब नोट कर लिया गया, और उसके बेसिस पर कंक्लूजन निकलता है। मान लीजिए आपको कोई क्रिस्टल मिल गया और आपको लगा इसमें न्यू एलिमेंट है, तो सबसे पहले उसका क्या देखा जाएगा, स्पेक्ट्रम देखा जाएगा, और उस स्पेक्ट्रम में ये देखा जाएगा कि कौन कौन सी वेवलेंथ की वेव्स वो एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर उसको पीरियोडिक टेबल जो आपकी है उससे मैच करवाया जाएगा। यदि उसमें जो जो एलिमेंट्स हैं, यदि उनमें जो खासियत होती है वही उस आपकी क्रिस्टल में दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसमें कौन कौन से कंपोजिशन है, कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, ये बता दिया जाएगा। लेकिन यदि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके स्पेक्ट्रम से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है उस क्रिस्टल के अंदर कोई न्यू एलिमेंट अवेलेबल है जो अभी तक पीरियोडिक टेबल वाले एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा। इस तरीके से न्यू रिसर्च की जाती है। तो बच्चों ये एक्चुअली में एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस है। यदि हम किसी सब्सटेंस को इनकैंडेसेंट स्टेट में देखते हैं और यदि प्रिज्म से रेज को पास करते हैं और उस कंडीशन में हमको यहाँ पर 7 कलर्स कंटिन्यूस दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन यही सब्सटेंस यदि अपनी एटॉमिक स्टेट में होता है और उसको उससे जो रेज निकल रही है उसको प्रिज्म से पास करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रम होता है उसको बोलते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। ये कब होता है, जब सब्सटेंस कब कैसा होता है, अपनी एटॉमिक स्टेट में होता है, एटॉमिक। इसमें आपको यहां पर जो स्क्रीन है उस पर थिन ब्राइट लाइंस दिखाई देती है, थिन पतली पतली। लेकिन यही सब्सटेंस जब अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है और उससे रेज निकल रही है, उनको जब प्रिज्म से पास किया जाता है, तो स्क्रीन पर जो स्पेक्ट्रम है उसमें आपको थिन की जगह पर थिक, मोटी मोटी थिक ब्राइट स्ट्रिप्स दिखाई देती है। इसको बोलते हैं बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन यदि कोई सब्सटेंस इससे रे निकल रही है और आपने यहाँ पर जैसे सोडियम की सोडियम वेपर आपने फिल कर दी और वो अपनी एटॉमिक स्टेट में है, और फिर उससे जो रे निकली उसको आपने प्रिज्म से पास किया, फिर स्क्रीन पर आपने स्पेक्ट्रम देखा, तो इस स्पेक्ट्रम में आपको थिन डार्क लाइंस दिखाई देती हैं, थिन डार्क लाइंस। इसको बोलते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये भी तब होता है जब यहां पर ये एलिमेंट अपनी एटॉमिक स्टेट में होता है, एटॉमिक स्टेट में। लेकिन यहाँ की जो पेपर आपने फिल की है, यदि वो मॉलिक्यूलर स्टेट में हो, मॉलिक्यूलर स्टेट में हो और स्क्रीन पर जो स्पेक्ट्रम देख रहे हैं आप उसमें थिन की जगह थिक डार्क लाइंस दिखाई दे रही हैं, तो उसको बोलते हैं बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये थिक डार्क लाइंस एक्चुअली में थिन लाइंस के ग्रुप्स होते हैं, बंडल होते हैं। तो बच्चों यही एक्चुअली में है एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसकी हेल्प से हम लोगों ने पता किया कि सन में कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल हैं, किस किस प्लैनेट में कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल हैं, या किसी क्रिस्टल में कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, या न्यू एलिमेंट्स की रिसर्च जो है वो सब स्पेक्ट्रम के बेसिस पर की जाती है।
और नेक्स्ट एक और टॉपिक मुझे बताना चाहिए, फ्राउनहोफर लाइंस। तो सन का जो स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, उस स्पेक्ट्रम में जो हमको ब्लैक लाइंस दिखाई देती हैं, उनको हम बोलते हैं फ्राउनहोफर लाइंस। नेक्स्ट बच्चों, मुझे जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है रेनबो। रेनबो आपको रेनी सीजन में सन के अपोजिट साइड में एक कलरफुल आर्क दिखाई देता है स्काई में, उसको हम बोलते हैं रेनबो। ये रेनबो दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी रेनबो और दूसरा सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो जो होता है वो इस तरीके से होता है, इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उन पर सन से रेज आती है और उन ड्रॉपलेट से रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद हमको अर्थ पर दिखाई देती है, आई पर दिखाई देती है, हमको दिखाई देती है। इसमें ये जो कलर होता है ये वॉयलेट, जो अर्थ की तरफ कलर होता है वॉयलेट, और ये ऊपर वाला कलर जो होता है वो होता है रेड। इसमें बच्चों ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, इससे एक बार देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर बाहर निकलती तब रिफ्रैक्शन, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार रे जो है वो एयर से ड्रॉप के अंदर जाती है और दूसरी बार रिफ्रैक्शन ड्रॉप से वापस एयर के बाहर आती है, मतलब दो बार रिफ्रैक्शन होता है और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, इन दोनों में यही डिफरेंस है। पहली बात तो अर्थ के क्लोज वाला जो, देखो ये जो प्राइमरी रेनबो, कभी कभी क्या होता है स्काई में दो रेनबो दिखाई देते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, एक अर्थ के क्लोज और एक इसके ऊपर, इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। जो प्राइमरी रेनबो है वो अर्थ के क्लोज होता है, प्राइमरी रेनबो जो होता है अर्थ के क्लोज होता है, और इसके ऊपर अपर साइड पर सेकेंडरी रेनबो होता है, मतलब फार साइड पर। सेकेंड जो प्राइमरी रेनबो है इसमें दो बार रिफ्रैक्शन होता है और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जबकि सेकेंडरी रेनबो में ये इस तरीके से जाती है, रिफ्रैक्शन यहां से ऐसे ऐसे ऊपर आती है, मतलब एक बार इंटर करती है और एक बार बाहर निकलती है, इससे दो बार रिफ्रैक्शन, लेकिन साथ ही साथ दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन भी दो बार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी दो बार, रिफ्रैक्शन ये भी दो बार और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी दो बार होता है। इसमें जो अर्थ के क्लोज वाला कलर तो वॉयलेट और ऊपर वाला रेड, तो वॉयलेट से लेकर रेड तक रहते कलर, जबकि इसमें उल्टा होता है, रेड से लेके वॉयलेट, मतलब यहाँ पर जो कलर्स अर्थ के क्लोज दिखता है वो रेड और ऊपर जो वॉयलेट। ये प्राइमरी रेनबो जो होता है वो आई के ऊपर जो एंगल बनाता है ये बहुत कम होता है, मात्र 2 डिग्री का, मतलब प्राइमरी रेनबो की एंगुलर विड्थ जो होती है वो 2 डिग्री, जबकि सेकेंडरी रेनबो जो है उसकी एंगुलर विड्थ मतलब आई पर जो एंगल बनाता है वो 3.7 डिग्री। इसीलिए प्राइमरी रेनबो कम वाइड होता है, लेकिन सेकेंडरी रेनबो बहुत ज्यादा वाइड होता है। लेकिन प्राइमरी रेनबो क्लोज होने की वजह से इसकी इंटेंसिटी हाई होती, क्लियर दिखाई देता है। तो ये डिफरेंस है बच्चों प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में। तो इस तरीके से डिस्पर्शन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स थे मैंने सब डिस्कस किए आपसे। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट।